दरअसल एक सवाल है और सवाल यह कि क्या पाकिस्तान बन गया है अकलियतों के लिए जहन्नुम। दरअसल जो खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं वो ये बयां करती हैं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दुनिया में दहशतगर्दी के लिए जाना जाने वाला पाकिस्तान इन दिनों मजहब तब्दीली के लिए खबरों में सरगर्म नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान से आई मजहब तब्दीली की खबरों से एक बार फिर पाकिस्तान सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है और उसका नकाब एक बार फिर से उतर गया है। पाकिस्तान में दूसरे मजहबों के लोगों का जबरन मजहब तब्दील करा करके उन्हें शादी करने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आ रहा है और सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज कब आएगा। आखिर दुनिया पाकिस्तान की इन करतूतों पर खामोश क्यों है। इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। दरअसल पाकिस्तान के सिंध इलाके के थार गांव में आई एक खबर ने एक बार फिर से पाकिस्तान को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। पाकिस्तान में रहने वाले अकलियतों पर हो रहे जुल्म की एक और कहानी दुनिया के सामने से आई है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर लिखा जुल्म का नाम है। पाकिस्तान अमन की हवा में उड़ते जहर का नाम है। पाकिस्तान मोहब्बत पर लिखी नफरत का नाम। हमेशा अपनी नापाक हरकतों से सुर्खियों में रहने वाला पाकिस्तान इस बार फिर एक घिनौनी हरकत की वजह से बहस में है। खबर है कि पाकिस्तान के सिंध सूबे के थार गांव में एक नाबालिग हिंदू लड़की को अगवा करके उसका मजहब तब्दील कराया गया। फिर उसकी शादी नसीर लुंजो नाम के एक शख्स से करा दी गई। लड़की के वालिद ने सिंध हाई कोर्ट से इंसाफ की गुहार लगाई। अदालत इस मामले पर 17 जनवरी को सुनवाई करेगी। हालांकि थार पुलिस अफसर हमीद सौद का कहना है कि केस दर्ज कर मुजरिमों की तलाश की जा रही है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के अनैतिक कार्यों में या अवैधानिक कार्यों में प्रशासन को रोकने का काम करे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट माइनॉरिटीज के साथ पहले ही बहुत दुर्व्यवहार हो चुका है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू टेक इट लाइंग लो। ये कोई पहला मामला नहीं जिसमें पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई हो। इससे पहले पाकिस्तान में अकलियतों पर जुल्म की खबरें सरहद पार से आती रही हैं। हाल ही में पाकिस्तान में सिख मजहब को मानने वालों का जबरदस्ती मजहब तब्दीली का मामला सुर्खियों में आया था, जिसमें पाकिस्तान के अफसरान पर इल्जाम था कि वो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रहने वाले सिखों को मजहब बदलने के लिए धमका रहे हैं। मंदिर हैं, गुरुद्वारा हैं, चर्चेज हैं पाकिस्तान में, उनको गिरा दिया जाता है, लोगों को पीटा जाता है, मारा जाता है, फोर्सिबली कन्वर्ट किया जाता है। ये मेरी अपील है इंडियन गवर्नमेंट के साथ। दिस इशू शुड बी टेकन अप वेरी स्ट्रांगली, नॉट ओनली विद द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं करना, इट शुड बी टेकन अप एट द लेवल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ऐसी कोशिशें बार बार होती रही वहाँ पर, जो देश में कभी ऐसा नहीं हुआ है। और इस पर सरकार पे पास जब भी बातें सामने आती है तो दुनिया के मंच पर इस मामले को बार बार उठाया गया है। इस बार भी सुषमा जी ने जिस विषय तुरंत बयान दिया है, इस पर सरकार काम करेगी। सरहदें तकसीम होने के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं समेत दीगर अकलियतों की अच्छी खासी तादाद थी, लेकिन पाकिस्तान के जुल्म सितम और मजहब तब्दीली की वजह से अब पाकिस्तान की आबादी में हिंदुओं की तादाद महज 2.3% ही रह गई है। लेकिन सवाल है कि आखिर पाकिस्तान को उसके गुनाह की सजा कब मिलेगी? आखिर पाकिस्तान को कब सबक सिखाया जाएगा? आखिर कब दुनिया के मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ होकर उस पर कार्रवाई करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो कई तरह के मामला सामने आते हैं और कई तरह की जो रिपोर्ट्स हैं जो कि बैनुल अक़वामी सतह की हैं वो भी ये मानती हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतों पर जुल्म होता है। सवाल ये है कि जब हिंदुस्तान में छोटे छोटे मामला अक़लियतों के बारे में सामने आते हैं उस पर हंगामा होता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों नजर नहीं आता है? और पाकिस्तान का जब यह चेहरा नजर आता है तो पाकिस्तान इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है? और अगर देखा जाए तो अक़लियतों की बात करें, अगर सिर्फ हिंदू तबके की बात करें तो जिस वक्त मुल्क तकसीम हुआ था उस वक्त भी अच्छी खासी तादाद में वहां पर हिंदू मौजूद थे, लेकिन आज उनकी शरहें क्यों आखिर तेजी से घटी हैं? क्या सभी जो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू थे वो हिंदुस्तान में आ चुके हैं या फिर किसी और वजह से वहां पर अक़लियतों की जो शरह है वो कम हुई है? तमाम तरह के सवाल हैं और इन सब के बीच जो खबरें आ रही हैं दरअसल उसकी हकीकत क्या है, कितनी सच्चाई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मामले को बहुत ज्यादा एग्जिजरेट करके पेश किया जा रहा है? ये तमाम चीजें हैं और इस पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ 4 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान अशोक गोयल साहब मौजूद हैं। इसके अलावा वीएचपी के तर्जुमान विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट हैं हमारे साथ माहिर दिफा डॉक्टर कर्नल तेज टिक्कू साहब और हमारे साथ एएमईआर के चेयरमैन हैं सैयद अतहर देहलवी साहब। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और देहलवी साहब, मैं आपसे बातचीत की शुरुआत करना चाह रहा हूं क्योंकि आप मुल्क में भी, हिंदुस्तान में भी अक़लियतों की आवाज उठाते रहे हैं और पाकिस्तान पर भी बहुत ज्यादा नजर है आपकी। तो अक़लियतों की बात की जाए तो हिंदुस्तान में मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन ये जो तबके हैं वो अक़लियत में आते हैं और पाकिस्तान में ठीक इसके उलट है कि हिंदू वहां पर अक़लियत में है। क्या डिफरेंस आप देख पाते हैं दोनों ही ममालिक में अक़लियतों के हालात में और उन पर होने वाले जो जुल्म की बात आती है उसको? देखिए सऊद, इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि तक़सीम हिंद यानी हिंदुस्तान का जो विभाजन या तक़सीम हुई वो अक़लियत और अक्सरियत के नाम पर ही मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी बुनियाद पर इस मुल्क की तक़सीम की थी कि साहब चूँकि हिंदू अक्सरियती के साथ जो है मुस्लिम अक़लियत नहीं रह सकती है। मुल्क तक़सीम हुआ और उस मुल्क तक़सीम के साथ साथ पाकिस्तान के इब्तदाई दिनों में जो पंडित नेहरू ने कहा था कि एक मजबूत पाकिस्तान और एक मजबूत हिंदुस्तान इस खित्ते की आवाम के लिए बेहतर हो सकते हैं। और उसके चलते आप देखिए कि वहाँ की जो अक़लियत जिसको कहते हैं कानून साज असम्बली बनी और पहले वज़ीर कानून जो बनाया गया वो एक अक़लियती हिंदू को बनाया गया, लेकिन लियाकत अली खान ने उनके साथ क्या कुछ करा वो हम जानते हैं। बिल्कुल। लिहाजा पाकिस्तान अपनी, मैं समझता हूँ कि मुतजस्सिस शनाख्त के लिए हमेशा से परेशान रहा और अक़वाम मुत्तहिदा को आप दे लीजिए, ये आलमी हुकूक़ इंसानी की जो तंजीम है उसका ये कहना है कि अपनी ही आवाम के लिए अगर बदतरीन कोई जगह किसी मुल्क में कोई मुल्क है वो पाकिस्तान है, जहाँ हिंदुओं के साथ, जहाँ सिखों के साथ, जहाँ ईसाइयों के साथ आपने देखा कि लगातार जो गिरजाघरों पे भी हमले हो रहे हैं। और अगर आप उससे आगे की बात करें तो मैं यहाँ हमारे 3 गैर मुस्लिम बरादरान मौजूद हैं, मैं उससे आगे की आपको एक बात बता रहा हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी तंजीम बराए हुकूक़ इंसानी का कहना ये है कि पाकिस्तान वो जगह जहाँ मुसलमानों की मरने की तादाद सबसे ज़्यादा है, यानी क्या वो खानकाएँ हों, मज़ारात हों, मस्जिदें हों, इमाम बारगाहें हों, शिया हों, खैबर पख्तून के पठान हों, कहीं पे भी हो। एक अंदाजे के मुताबिक 388 यानी 388 लोग जो है पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरीकों से रोजाना हुकूमत की दहशत। तो क्या वहां पर अक़लियतों की आवाज बुलंद करने के लिए कोई नुमाइंदा नहीं है, कोई तंजीम नहीं है? और जो जुल्म सितम जो आप कह रहे हैं कि अगर बदतरीन जगह है और अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये बात सामने आती है तो फिर पाकिस्तान किस बिना पर हिंदुस्तान में जुल्म और सितम की तस्वीरें अक़वाम मुत्तहिदा में पेश करता है? हालांकि वो भी साफ हो चुका है कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो तस्वीर पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर की बताई जाती है वो दरअसल कश्मीर की थी ही नहीं, लेकिन वहां पर भी झूठ बेनकाब हुआ। लेकिन आखिर क्यों नहीं वहां के बारे में बात होती है आलमी सतह पर? देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो पाकिस्तान का झूठ और उसकी जो पूरी सिफारतकारी है वह झूठ पर मबनी है। वो अलग फ़लस्तीन के बच्चों और फ़लस्तीन की यानी बच्चियों की तस्वीरें देकर कश्मीरियों को दिखाते हैं। कभी आपको याद होगा कि खुद जिस चैनल पे हम बैठे हैं जी के हवाले से खबर उन्होंने चलाई, तो ये मुस्तकिल उनकी सिफारत नहीं बल्कि झूठ और किस बयानी पर मबनी है। जहाँ तक इसके साथ साथ खुद हमारी हुकूमतों की भी जिम्मेदारियाँ हैं और अंजुमन मिनहाज रसूल लगातार मुस्लिम तंजीमें इस बात को बार बार दोहराती रही हैं कि आलमी सतह पर बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा या आलमी तंजीम बराए हुकूक़ इंसानी के अंदर ये अक़लियती उसके अंदर जो हुकूमत हिंद
को इस बात को पूरी जिम्मेदारी से उठाना चाहिए कि क्यों पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों की जो शरह है, और यहां जब हम अक़लियतों की बात करते हैं तो अक़लियतों से मुराद उसमें तमाम तबकात को शामिल कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी सतह पर इसको उठाएगी ताकि पाकिस्तान अशोक गोयल साहब, ये तो जाहिरी तौर पर है, नुमाया है आलमी सतह पर भी कि वहां पर अक़लियतों पर जुल्म सितम हो रहे हैं। मोदी हुकूमत पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं के लिए बहुत से एक तरीके से उनके लिए खुशखबरी रखती है, बहुत सी चीजों को आसान करने की कोशिश करती है, लेकिन अगर पाकिस्तान की सरहद के अंदर कोई जुल्म सितम होता है तो फिर हुकूमत क्यों खामोश रह जाती है और क्यों वहां पर फेल नजर आती है? देखिए, पिछले 70 वर्षों में जो हमारी भारत सरकार रही है वो एक सॉफ्ट एटीट्यूड लेकर काम करती रही है। पिछले 3.5 वर्षों में अगर आप मोदी सरकार की बात करें तो जैसे आपने खुद ही कहा कि जो हिंदू जो हमारे कहीं पर भी रह रहे हैं, पूरे विश्व में कहीं पर भी रह रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या कहीं पे भी, उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि उनका भारत में स्वागत है। लॉन्ग टर्म वीजा पिछले 3 वर्षों में जितने दिए गए शायद कभी नहीं आधार कार्ड बनवाओ, पैन कार्ड बनवाओ, बैंक खाता खोलो, सारी सहूलत आपको मिल जाएगी है, और इवन सिटीजनशिप भी उनको जो पहले। लेकिन क्या अगर अक़लियतों की सबसे बड़ी पनाहगाह एक तरीके से हिंदुस्तान है, हिंदुओं का अगर सबसे बड़ा मुल्क देखा जाए तो यह नजर आता है। इस पर मैं जरा रिएक्शन लूंगा, लेकिन अपने नाजरीन को बता दें कि हमारे साथ पाकिस्तान में लाहौर से सीनियर सहाफी खालिद मोहम्मद खालिद साहब भी जुड़ चुके हैं। जरा उनसे भी समझ लेते हैं कि वहां के जमीनी हालात क्यों हैं ऐसे, और क्यों आखिर वहां पर अक़लियतों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। खालिद साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। जी शुक्रिया जी। आखिर ये क्यों खबरें आ रही हैं सर? डाडॉन अखबार भी ये छाप रहा है कि 1000 से ज्यादा हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को अगवा किया जाता है हर साल। तमाम तरह की तंजीमें हैं, तमाम तरह की रिपोर्ट्स सामने आती हैं कि अक़लियतों पर जुल्म और सितम हो रहे हैं। आखिर क्यों अक़लियतों के लिए जहन्नुम बनाया जा रहा है पाकिस्तान को, और क्यों नहीं आवाज उठ रही है उनके तहफ़्फ़ुज़ की? जी, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए जहन्नुम बन गया है, तो ऐसी बात नहीं है। कुछ मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे वाकयात उक्का दुक्का हुए हैं जिसमें कुछ गैर मुस्लिम जो है उनको कन्वर्ट करने के लिए, इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया है। खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है, जो हंगू में, वहां पे कुछ कबायली इलाका है वो पूरा इस तरह की, जी फाटा का इलाका है और फ्रंटियर का इलाका है हंगू जो है, उसमें ये कहा गया है उस सिखों को जो है वो कन्वर्ट करने के लिए बात हुई है। लेकिन ये भी एक कंप्लेंट की गई है एक फरीद चंद सिख जो है उनकी तरफ से कि भाई इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके सबूत नहीं दिए जा सके। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 6000 के करीब सिख रहते हैं। तो अब ये देखिए कि कितने कन्वर्ट किए जा सकते हैं या किस तरीके से ये हो सकता है। वहां पे बहुत कम तादाद सिखों की है। इस तरह का इल्जाम लगाना कि पाकिस्तान में, ठीक है, हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में भी कुछ पैनल है, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं, लेकिन मैं कुछ जरा आदाद शुमार आपके सामने रखना चाह रहा हूं, कुछ आंकड़े रखना चाह रहा हूं। अगर हमारे पास जो रिपोर्ट्स है, जो इत्तला है, उसके मुताबिक हर महीने 20 से 25 हिंदू लड़कियों का अपहरण हो रहा है, उन्हें अगवा किया जाता है। डाडॉन अखबार, आपका सबसे बड़ा अखबार, यह लिखता है कि हर साल 1000 से ज्यादा हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को अगवा किया जाता है। और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के मुताबिक हर साल 5000 हिंदू भारत की ओर एक तरीके से उनकी नकल मकानी हो रही है। अमेरिकी सरकार की इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट का भी दावा है कि पाकिस्तान में जो तमाम अक़लियत तबका है उसके साथ भेदभाव होता है। ये कुछ और भी है, ये पूरी लिस्ट है सर। ये तमाम आदाद शुमार क्या कहते हैं फिर? जी बिल्कुल, ऐसा सिंध के इलाके जहां पे हिंदुओं की तादाद बहुत है, वहां से कुछ हिंदुओं के बारे में भी ऐसी खबरें मिली हैं जो कि फिर वहां से भारत नहीं, खालिद सर, खालिद जी, ठीक है, खालिद मोहम्मद खालिद साहब, मैं रोकना चाहूंगा। साफ साफ डिटेल्स हैं कि जो तमाम रिपोर्ट्स की बात मैं हवाला दे रहा हूं जिनका, उसमें यह कहा गया है कि ईसाइयों, हिंदुओं, सिखों और अहमदिया लोगों के साथ कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भी बहुत ज्यादा भेदभाव होता है, उनके साथ सुलूक जो है इम्तियाजी होता है वहां पर। तो आप एक खास इलाके तक महदूद मत करिए उस बात को। पूरे क्या यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस पूरे पाकिस्तान में नहीं है? हर जगह पर अगर उनके साथ इम्तियाजी सुलूक हो रहा है तो ये क्या जाहिर करता है सर? जी ऐसा बहुत रेयर वाकयात हुए हैं ऐसे, इस तरह के जो किसी मखसूस इलाके का नाम मैं नहीं लेना चाह रहा, लेकिन कुछ जगह ऐसी मौजूद हैं जहां पे इस तरह के वाकयात हुए हैं।
आप मानते हैं कि हुए हैं? ये बहुत ही जी बिल्कुल हुए हैं ऐसे वाकयात। और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने वहां के जो इलाके के लोग थे उन्होंने उनको मजबूर किया है कि वो इस्लाम कबूल करें। सर, क्या आपको लगता नहीं है कि एक भी वाकया होना ठीक नहीं है? क्या एक भी वाकया नहीं आना चाहिए था? जी बिल्कुल ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए, लेकिन नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के तर्जुमान मौजूद हैं, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। हमारे साथ वीएचपी के तर्जुमान विजय शंकर तिवारी जी भी हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। पहले अशोक गोयल जी, मैं चाहता हूं कि आपका सवाल आ जाए। मैं खालिद साहब सिर्फ आपसे, जैसे आपने फरमाया कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है, लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जब 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान आजाद हुए तो करीब 15% पॉपुलेशन हिंदुओं की थी पाकिस्तान में। अगर यूनाइटेड की बात करें तो 22% थी, लेकिन अगर हम अभी जो पाकिस्तान है तो 15% थी। आज वो 2% से भी कम रह गई है। अगर ये इंसिडेंट आइसोलेटेड होते तो ये हालत ना होती। इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान सरकार की एक नीति है कि वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं उनको धीरे धीरे लगातार प्रताड़ित करके, उत्पीड़न करके और एक नीति के तहत उनको या तो जाता है मजबूर किया जाए। मैं ये सवाल ले रहा हूं, लेकिन विजय शंकर तिवारी जी, मैं आपका भी सवाल जोड़ना चाहता हूं इसमें कि आप खालिद साहब से भी जो सवाल पूछना चाहे वो जोड़ दीजिए, और जो बातें उन्होंने कही, जो डिटेल्स दिए, उनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, उस पर क्या रिएक्ट करेंगे? देखो, एक बात अभी अशोक जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि 15% लगभग हिंदू हमारा वहां पर था, तो वह 2% कैसे रह गया? यानी आप पूरे सिनेरियो में देखिए कि 15% से 2%, यानी 13% वो हिंदू कहां गया? वो निकालने की आवश्यकता है। जब तक मौजूदा पाकिस्तान, जब पाकिस्तान में बात करें तो मैं उसी की बात कर रहा हूं, बांग्लादेश वाला विषय बिल्कुल अलग है। वहां का परसेंटेज थोड़ा सा ऊपर है अभी, लेकिन पाकिस्तान का बहुत कम हो गया है। तो उसमें कहां गया? तो मोटा मोटा ध्यान में आता है, जो बहुत दर्दनाक है, शर्मनाक है, कि या तो उनको धर्मांतरित कर दिया गया, बलात् धर्मांतरण उनका कर दिया गया। दूसरा, कुछ लोग हो सकता है कि वहां से भागने में कामयाब रहे हों अपनी जान बचाने में, और वहां की महिलाओं को, वहां की लड़कियों को बलात् धर्म परिवर्तन करा करके और शादियां करा देना। लेकिन विजय शंकर तिवारी जी, क्या आपको लगता है कि तब्दीली कराई गई मजहब की, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है वहां के हिंदुओं की हिंदुस्तान में आने की भी? मैं वही कह रहा हूं कि एक तो जब आप हिंदू लड़कियों को सीधे सीधे मुस्लिम लोगों से शादी करा देंगे तो जनसंख्या तो यहाँ कम होगी ना। कम कौन कौन से कारण रहे, वही बात जो और इतना बड़ा अशोक गोयल जी कह रहे हैं। इतना ही नहीं भैया, इसके आगे और देखिए, जो भारत का मुसलमान वहां गया, हम केवल हिंदुओं की बात करें, उसको मुजाहिर मानकर उसके साथ क्या होता है ये भी तो देखिए आप। तो वो पाकिस्तान है, और ये जो भी आप बात कर रहे थे, ये तो सारी गोलमोल चीजें घुमा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। उनसे कोई आपका सवाल है क्या? क्योंकि अशोक जी के सवाल के साथ में आपका भी सवाल जोड़ दूं। उसका सीधे सीधे मतलब है कि आखिर हिंदू 15% से 2% कैसे रह गया? भारत में जो मुस्लिम समाज कितने प्रतिशत था? मैंने एक दिन बोला था 36 करोड़ 60 लाख में, आंकड़े जहां से लेकर 5% से 15% करीब हो गया, अभी 17% से ज्यादा हो गया ना, 17% से ऊपर हो गया के करीब था। यानी भारत में कैसा माहौल है और पाकिस्तान में कैसा माहौल है अल्पसंख्यकों के लिए, ये एक ध्यान देने की बात है। मैं जरा रिएक्शन ले लूं। खालिद मोहम्मद, खालिद साहब, आप रिएक्ट करना चाहेंगे इस पर? क्या जवाब है आपके पास? क्यों तेजी से लगातार जो अकलियतों का तबका है वो घटता जा रहा है, उनकी दरें घटती जा रही, आबादी में तेजी से गिरावट आई है सर? क्या सबकी वजह नकल मकानी है? खालिद मोहम्मद, खालिद साहब, क्या आप तक आवाज आ रही है? चलिए, शायद खालिद मोहम्मद, खालिद साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। लाहौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे दोबारा राब्ता कायम करने की, क्योंकि हमारे साथ उन्होंने ये बात कही है कि पूरे वक्त रहेंगे। उनसे हम दोबारा भी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन कर्नल तेज टिक्कू साहब, ये जो गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्टिव से बात की जाए, पाकिस्तान में क्या हालात है उस पर, लेकिन क्या हमारी हिंदुस्तानी हुकूमत भी मुदाखलत कर सकती है, इंटरफेरेंस कर सकती है कि जो पाकिस्तान में अकलियती तबके के साथ जुल्म सितम हो रही है, तो उस पर अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी सतह पर या फिर सीधे पाकिस्तान से बात करके कुछ इसका हल निकाला जा सकता है क्या? देखिए, मैंने 2 पॉइंट्स का आपका जवाब देना है। सबसे पहले पाकिस्तान की पहले हमें बात करनी चाहिए कि वहाँ किस तरीके का एनवायरनमेंट है। अली मोहम्मद जिन्नाह ने, कायदे आज़म ने बिल्कुल स्पष्ट बताया था पाकिस्तान बनने के बाद कि रिलीजन हैज़ नो रोल टू प्ले इन स्टेट पॉलिसी। उनका लिखा हुआ बयान है ये। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से क्या हुआ, जब अली मोहम्मद जिन्नाह साहब नहीं रहे
तो आहिस्ता आहिस्ता करके वहां पर जो फ्यूडल और रिलीजियस एलिमेंट था उसने सरकार के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। और ये कब्जा खासकर जब मिलिट्री हुकूमत चलती थी कि उनको किसी का सहारा तो चाहिए था गवर्नमेंट चलाने के लिए, पब्लिक तो उनके अगेंस्ट होती थी, तो उन्होंने ये जितने भी मौलाना थे, जितने भी मुल्ला थे, जितने भी रेडिकल एलिमेंट्स थे, उनको सरकार में लाया। लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशानी का आलम हमारे लिए हो, वहां के अल्पसंख्यकों के लिए हुआ, वो जियाउल हक के आने के बाद हुआ। उन्होंने इमरजेंसी कानून के नीचे आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1973 का, उसमें आर्टिकल 2A ऐड कर दिया, जिसके बिना पर पूरा मुल्क जो है एक उसमें नेशनल यूनिटी की बात नहीं है, उसमें सोशल यूनिटी की बात है। मतलब इस्लाम जो है आपके हर कदम पर, आपके हर गवर्नेंस में उसका हिस्सा बनेगा। और उसके बाद जितनी भी किताबें पब्लिश हुई है, देखिए 28 फरवरी 2009 को आरिफ मोहम्मद खान साहब ने एक आर्टिकल लिखा पायनियर अखबार में, MJ अकबर साहब ने 2006 में आर्टिकल लिखा है अकबर। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो पाकिस्तान के एक जाने माने फिजिसिस्ट हैं, वो बहुत ऊंचे दर्जे के प्रोफेसर हैं, उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से जियाउल हक ने हिंदुओं के बरखलाफ, अल्पसंख्यकों बरखलाफ, लेकिन खासकर हिंदुओं के बरखलाफ तीसरी जमात के बच्चों से लेकर पूरी यूनिवर्सिटी तक एक मुहिम चलाई ताकि लोगों के अंदर हेट्रेड पैदा हो। और जब रेडिकल इस्लाम फिर हावी हो गया गवर्नमेंट के ऊपर, उन्होंने ये कार्रवाई शुरू कर दी। अब आपका तो क्योंकि वो हुकूमत में थे अब, और तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है। और रेडिकलाइजेशन जैसे जैसे फैल गई तो अल्पसंख्यकों के ऊपर ये काम होता रहा, उनको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अब आपका सवाल है, अब आपका सवाल है क्या भारत ने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया और क्या वो यूनाइटेड नेशन में जा सकता? इसकी एक वजह है, देखिए भारत में मोदी सरकार आने से पहले तक सेक्युलरिज्म का जो मतलब निकाला जा रहा था, उसमें यह था कि आप धर्म के बारे में कोई बात करेंगे ही नहीं। आप कहीं पर भी हिंदू पर अत्याचार हो या मुसलमानों पर अत्याचार हो, आप धर्म के विषय में बात नहीं करेंगे, लेकिन इसलिए कुछ नहीं हुआ। हम 3.5 साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी की बात ही कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि ये जो ताजा वाकयात है, चाहे अभी कुछ दिन पहले सिखों के मजहब को तब्दील करने के वाकयात सामने आए और अब ये बड़ा मामला, बिल्कुल ये वक्त क्या किया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल ले रहा हूं मैं। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इंडिया को यूनाइटेड नेशंस में इसके बरखलाफ कंप्लेंट जरूर करनी चाहिए। पाकिस्तान के बरखलाफ तो करनी ही चाहिए, लेकिन यूनाइटेड नेशन में भी केस उठाना चाहिए। आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए जो जनरल टिक्कू साहब ने कहा, मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये कि अगर हम पाकिस्तानी हुकूमतों की जहनियत को देखें तो जियाउल हक की आमद की सूरत में ही हम जानते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो को एक कत्ल के जुर्म में फांसी देके, यानी एक सेकुलर किरदार और एक सेकुलर पाकिस्तान उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन जो है आपने ये कहकर, उसका आप जब जानते हैं कि उसमें खुद शियों के खिलाफ किस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की। ठीक है, अब उसके बाद जब हम आज के पस मंजर में बात करते हो जिस पे आपने सवाल करा, वो पस मंजर ये है, हमारा कहना यह है कि खुद पूरे बड़े सगीर के हिंदुस्तान या पाकिस्तान हो, हमारी जहनी तौर से हम इतने इलाकाई परस्त हो चुके हैं कि हम किसी भी अक़लियत पे जुल्म को मजहब के तनाजुर से भी नहीं देखना चाहते। मैं आपको 2 मिसालें देता हूं। भाई पाकिस्तान से जो लोग आए, अभी हमारे बीजेपी की यहाँ तर्जुमान तशरीफ फरमा है, मैं उनसे अदब के साथ एक बात करूँ। टिक्कू साहब खुद जम्मू कश्मीर से हैं, हमको ये उम्मीद थी कि साहब जो लोग इस पाकिस्तान से आए थे या पीओके से आए थे, पनागुज़ीन है, आधार या उनको खाली आप उनके लिए बैंक अकाउंट खोल दीजिए, मुद्दे की बात नहीं थी। आप एक सीधा ऑर्डिनेंस उनके लिए रिहाइश का क्या मसला था, रोजगार का क्या इंतजाम है, क्योंकि वो अभी भी कैंपों में रह रहे हैं। ठीक है, देखिए वहां जो जुल्म हो रहा है वो हो रहे हैं। यह मामला जो टिक्कू साहब ने कहा वो हिंदू मुसलमान का नहीं है। हमारा कहना यह है कि जम्मू में, आप खुद जम्मू कश्मीर से हैं, जम्मू में जिस इलाके में ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग रह रहे हैं वो रेलवे की जगह थी और प्रभु सरकार, मैंने वही कह रहा हूं। तो मेरा कहना है कि अब हुकूमत की जिम्मेदारी गोयल साहब ये करे कि अक़वाम मुत्तहिदा जाए और इस मामले को, अक़लियतों को, जो तिवारी साहब तो बात पाकिस्तान की कर रहे हैं और पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं दरअसल पाकिस्तान पर तो सवाल खड़े करती हैं, लेकिन मुल्क के अंदर भी एक बहस जरूर हो रही है कि आखिर पाकिस्तान में जब अक़लियतों पर जुल्म और सितम ढाए जाते हैं तो पाकिस्तान की बात, वहां पर अक़लियतों की बात क्यों नहीं उठती है, और हिंदुस्तान में जब अक़लियतों पर जुल्म की खबरें आती हैं तो इस पर तो यहां पर क्या हालात हैं, किस तरीके के यहां पर सवाल उठते हैं, किस तरीके की आवाजें उठती हैं, और कौन ज्यादा बेहतर हालात में है, हिंदुस्तान की अक़लियत या फिर
पाकिस्तान के अकलियत के तबके। बहरहाल इस पर हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। विजय शंकर तिवारी जी, मैं इस पर रिएक्शन चाहता हूं, एक ये भी आपसे समझना चाहता हूं कि आपको लगता है कि क्या जो मौजूदा हुकूमत है वो सही से किरदार अदा कर रही है? क्योंकि हिंदू शरणार्थियों की बात हुई, पनाहगुज़ीन यहां पर कैंपों में रह रहे हैं, उनके आधार कार्ड वगैरह की सहूलत तो दे दी गई, लेकिन उनकी रिहाइश का इंतजाम क्या है, उनके रोजगार का इंतजाम क्या है, और जिस तरीके से मौजूदा हुकूमत फंक्शन कर रही है, क्या वो यूएन में और अक़वाम मुत्तहिदा में इन मामलात को लेकर के नहीं जा सकती हो? क्या उसे जाना नहीं चाहिए? देखो, ऐसा कि आप जब तो तुलना करें तो ये तुलना करें पहले क्या होता था और अब क्या होता था। पहले से अब अच्छा होता है क्या? अगर अच्छा होता है तो उस दिशा में अच्छी बात करनी चाहिए कि पहले से अच्छा हो रहा है। बिल्कुल ठीक। और एक कदम जब आगे बढ़ते हैं तो कई कदम आगे बढ़ते चलिए। कोई भी सरकार बहुत सारे कदम जब आगे बढ़ाती है तो एक एक कदम आगे बढ़ाती है। मैं श्रेय देता हूं इस मौजूदा सरकार को कि उस दिशा में जाकर अच्छे कदम उठा रही है और जल्दी से उठावे, ये मेरी सोच है। दूसरी बात, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, पाकिस्तान जब ये पाकिस्तान बना तब से भारत को कितने जख्म देता रहा। जब भी हम कराते थे तो यूरोप, ये आपका अमेरिका, ये हंसते थे, इनको पता ही नहीं चलता था कि कराते क्यों है। आज कल की बात में, कल अमेरिका से एक आवाज आई पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालना पोसना बंद कर दे, नहीं उनको हम आर्थिक सहायता देना बंद कर देंगे। अब ये बात निकली है उनकी, अब निकली है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, नहीं एक चीज छोटी सी चीज जोड़ना चाहता हूं इसमें, सिर्फ ये जोड़ना चाह रहा हूं कि चलिए ठीक है, आपको पहले और अभी के मुकाबले आपको फर्क करना है, लेकिन यह भी बताइए कि क्या मौजूदा हुकूमत से ज्यादा उम्मीद आपको नहीं है पहले के मुकाबले? अगर है तो उतनी उम्मीदों पर क्या खरी उतर रही है? बस मैं इतना जानना चाहता हूं कि क्या मौजूदा हुकूमत आपके हिसाब से, जो पनाहगुज़ीन है, जो शरणार्थी हैं, जो यहां पर आए और बहुत उम्मीद से आए थे, जो वहां का अक़लियती तबका है जो ये उम्मीद करता है कि हो सकता है भारत हमारे लिए कम से कम खड़ा हो, क्या खड़ा होता हुआ नजर आता है भारत? देखो, इसके लिए अशोक गोयल जी बैठे हैं और क्या क्या यही जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट को सवाल है आपके? मैं चाहता हूं कि वो आ जाए। मैं बता रहा हूं, देखो ये समाधान, इस समाधान की दिशा में बहुत तेजी वो सोच रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये मैं कहता हूं बहुत साधुवाद के प्रतीक है, लेकिन बहुत जल्दी बढ़े, ये दूसरी बात है। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, एक मिनट, मैं 1 सेकंड 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा। भारत में अभी 3 महीने 4 महीना पहले रोहिंग्या को लेकर एक पूरे देश में अभियान चला। रोहिंग्या को यहां पर बसाना चाहिए, वहां उनके साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन जो तबका, जो लोग इस बात को, रोहिंग्या को बसाने की बात कर रहे थे, आज जब पाकिस्तान से हिंदुओं की चीखें निकलती हैं, वो समुदाय जो यहां अवार्ड वापसी में सबसे आगे, वो कहां है? जो अवार्ड वापसी करते हैं वो कहां है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो गिरोह, मैं गिरोह कहता हूं, वो गिरोह कहां है? वो समुदाय कहां है? वो समाज कहां है जो बात बात पर अपना अवार्ड वापस करता है? वो सिर्फ न सिर्फ हिंदुस्तान में होने वाले इस तरह के वाकयात, बल्कि पड़ोस पर भी नजर रखे कि पाकिस्तान में क्यों हो रहा है, और वहां फिर वो सर अवार्ड किसको वापस करे? पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आतंकवादियों को शहीद बनाने की बात करता है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपके मुताबिक किसको अवार्ड वापस करना चाहिए? हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को या फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को? यह भी इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि अगर वो मुजाहिरा करते हैं अपने देश में, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहिरे का तरीका क्या हो? मैं बताता हूं, एक वर्ग तो वो है जब चीन के साथ युद्ध होता है, हमारे सैनिक घायल होते हैं और सैनिकों को घायल को खून देने की बात आती है, वो कम्युनिस्ट पार्टी, मैं नाम लेता हूं, वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कहते हैं कि इनको खून नहीं देना है। क्यों खून नहीं देना है? क्योंकि ये चीन के साथ युद्ध हो रहा है और भारत के सिपाही हैं। वो लोग जो सीमा में लगे सिपाहियों को बलात्कारी कहते हैं, इनका मनोबल डाउन करते हैं। वो मैं उनसे रिएक्शन लेता नहीं, लेकिन आवाम तो देख रहा है ना, आवाम के पास आवाज तो जा रही ना। विजय शंकर जी, मैं पूरी बात आ जाए। हाँ, मैं सऊद भाई, विजय शंकर भाई से बड़े एहतराम के साथ 2 बातें पूछना चाहता हूं। पहली चीज तो हमने 3.5 साल से ज्यादा इस हुकूमत खो गए और आप जाहिरी बात है इस हुकूमत के मार्गदर्शकों में वीएचपी का शुमार किया जाता है। पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि ये आधार वधार से मुझे कोई तसल्ली नहीं है। जो पाकिस्तानी मुहाजिरों का हाल था वो यहाँ भी, वो पिछली सरकारों ने क्या करा, मुझको ये बताइए। क्या आप हुकूमत पर दबाव बनाएंगे कि ईस्टर्न पाकिस्तान से आए हुए और पीओके से आए हुए लोगों को हक राय देंगे? देने का हक मिलना चाहिए। जल्दी से मैं सटीक उत्तर देता हूँ। दिल्ली साहब, वहां आप दबाव वहां बनाना होता है जहां पर हुकूमत ना माने। जब हुकूमत अपने आगे बढ़ रही है तो वहां दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है। अरे सर, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। अशोक गोयल साहब, बहुत देर से आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं और तमाम तरह की बातें और सवालात आपके सामने आए, उनका जवाब। देखिए, दहलवी साहब जी ने खुद ही बात को स्वीकार किया कि पहले की सरकार में और अभी की सरकार में क्या फर्क है। इनको ये नजर आ रहा है कि आधार से कुछ नहीं होने वाला, बैंक अकाउंट से कुछ नहीं होने वाला, प्रॉपर्टी खरीदने से कुछ नहीं होने वाला। आप ये देखिए कि देश के, नहीं, मैं बता रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री ने बड़े
दमदार तरीके से कहा कि हिंदुस्तान से बाहर का कोई भी हिंदू जो परेशान है उसका हिंदुस्तान में स्वागत है। पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर कहीं पर भी आप परेशान हैं तो आप आइए। नंबर 1। नंबर 2, उनके इंटेंट आप देखिए, अगर आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आधार आपको मिल गया, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, तो आप कैंप से भी बाहर जा सकते हैं, आप यहां पर काम कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं इसमें सर मेरा क्रॉस क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन है। टिक्कू साहब भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन मैं जल्दी से क्रॉस क्वेश्चन मेरा है ये कि आप बोल रहे हैं कि आप आइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आइए सर किस लिए? टेंटों में रहने के लिए? नहीं, आप यही तो मैं कह रहा हूं आपको। वो वैसे ही कुछ तबका है सर, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ रहा है, कितना पैसा लेकर के आ रहा होगा सर? हिंदुस्तान में माली मदद जरूरी है सर, देखिए माली मदद भी जरूरी है। वही मैं कह रहा हूं आपको, जब आप वो बैंकिंग इंक्लूजन आपको दे रहे हैं, रियल एस्टेट के अंदर आप कह रहे हैं कि यू कैन बाई, तो आप यहां पर हिंदुस्तान में काम करने के लिए वो आपको आगे कर रहे हैं, आप आइए काम करिए यहां पर। जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है कि आप यहां पर काम करिए। आज हिंदुस्तान कहां पर है आप देखिए। प्रैक्टिकल सवाल नहीं है क्या ये क्या ये प्रैक्टिकल बात नहीं है कि आप कह रहे हैं कि दे कैन बाय, बट द थिंग इज हाउ दे कैन बाय? जब उनके पास पैसा ही नहीं है, वो सारा घर बार अपनी जायदाद छोड़ करके आए हैं, तो कैसे सर? इसीलिए वो कोई भी टेंट में रहना चाहता नहीं सर, अपनी मर्जी तो नहीं रह रहे ना। देखिए साहब, उसके लिए भी तो गवर्नमेंट को आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था, तो लाखों हिंदू यहां पर हिंदुस्तान में आए थे, वो भी टेंटों में रहे थे। टेंटों में रहने के बाद आज उन्होंने अपना मुकाम बनाया है, उन्होंने काम किया है और काम करके आगे बढ़ गए और सब एक अच्छी पोजीशन में है। आप ये देखिए कि तो एक आपको नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि इस सरकार ने आपको एक माहौल दिया, एनवायरमेंट दिया है, और आप देखिए कि आगे आने वाले समय में सिटीजनशिप के लिए भी जवाब आया। दूसरा मैं एक बात और कहना चाहता हूं, एक और ऐड करना चाहता हूं। अभी आपने देखा कि कुछ ही दिनों पहले सिखों का मामला आया था कि जिसके अंदर उनका डेमोलेशन हो रहा था पाकिस्तान में, तो उसको भी पहली बार हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है सुषमा जी, उन्होंने बड़े जोरदार तरीके से कहा कि इसको उच्च स्तर पर उठाएंगे। और यूएन में भी आपने देखा कि अभी 27 तारीख को ही उन्होंने अपने एड्रेस में कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट वायलेशन है, पहली बार इस देश की सरकार ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेट करने की कोशिश की है, जिससे कि उस पर दबाव बढ़ रहा है। देखिए गोयल साहब को मैं ये बताना चाहता हूं, हम प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया, बीजेपी ने काफी अच्छे कदम उठाए हैं, लेकिन 2 फ्रंट्स पर बीजेपी बिल्कुल नाकामयाब रही है। पहली बात तो ये है कि 3.5 लाख से 4 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से बाहर हैं और उनको बाहर निकाला गया सिर्फ धर्म के नाम से। ये इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर, एक हम पिछले 28 साल हो गए हमें कश्मीर से बाहर, हम वापस नहीं जा सकते। कई बार इसी सरकार ने कदम उठाए थे हमारे लिए अलग। ये खुद का भी दर्द है सर। हाँ, मेरा दर्द है पर्सनल जो है, एक कहीं ना कहीं सॉफ्ट नजर आ रही है। कई बार इस सरकार, बीजेपी सरकार ने ये फैसला किया कि हमें वहां पर सेटल करेंगे, वहां लिए कॉलोनीज बनाएंगे, लेकिन जैसे ही लोकल वहां लोकल पार्टीज ने, उसमें मेन स्ट्रीम पार्टीज भी हैं, सेपरेटिस्ट ही नहीं है, मेन स्ट्रीम कांग्रेस ने हल्ला किया, सेपरेटिस्ट ने हल्ला किया, सरकार डर गई और विड्रॉ कर दिया। और अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया होम मिनिस्ट्री ने कि हमारे पास ऐसा कोई प्लान नहीं है जिसके मुताबिक हम कश्मीरी पंडितों को वहां से रिसेटल करें। इससे बड़े शर्म की बात होने से दूसरी बात कहना चाहता हूं साहब, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। आप ये बताइए, मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं, लेकिन सर ओवरऑल है, मैं आ रहा हूं सर। हाँ, जल्दी से आप ये बताइए मेरे को, रोहिंग्या मुस्लिम कैसे उस स्टेट में पहुंच गए जहां पर आर्टिकल 35A है, जहां आर्टिकल 37 है, 3370 है, वहां बीजेपी की सरकार है, उनको किसने बताया? आपका सवाल है, मैं जवाब लूंगा, लेकिन विजय शंकर तिवारी जी, मैं इसमें आपको कहना चाह रहा हूं, अशोक गोयल साहब ने जो बातें कही हैं उस पर आप क्या कहेंगे? लोग यहां पर आ रहे हैं, उनके आधार बन रहे हैं, उनके पैन कार्ड बन रहे हैं और बैंक अकाउंट खुल रही है, ठीक है, लेकिन सर वो कैसे आगे बढ़ेंगे, उनकी फलाह कैसे होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है सर, हम अकलियत की बात कर रहे तो दोनों तरफ बात होगी। हाँ। और आप जिसकी बात कर रहे हैं, क्या कितना मुतमईन है कि क्या वो आए तो टेंट में रहें? सियासी अमल में इनकी शमूलियत होनी चाहिए। भारत में एक माहौल है और भारत के माहौल में क्या है कि सरकार भी काम कर रही है और हिंदू समाज भी एकजुट होकर उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है कि वो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन किस लिए? टेंट में रहने के लिए। आप एक सुनिए तो, पहले मेरी बात सुनिए। आखिर जब आप भारत में जो भारत के ही रहने वाले हैं, जो पाकिस्तान से नहीं आए, बांग्लादेश से नहीं आए, वो भी टेंट में रह रहे हैं, वो यानी आपको अगर इन्वायरमेंट मुहैया करा दिया गया,
अनुकूलन दे दिया गया। तरजीह की आप बात खुद कहते हैं ना कि हम उनको तरजीह देंगे। दूसरी बात, जो यहाँ का समाज है, जो यहाँ का रहने वाला समाज है, वो भी उनके साथ मिलकर के उनको आगे बढ़ाने का काम करे। सरकार को तो जो सुविधाएं देनी है, उनको ऐड देना है, उनको लोन देना है, उनको आगे बढ़ाना है, नौकरियां देनी है, वो करना चाहिए। नहीं है क्या आपको लगता नहीं है विजय शंकर तिवारी जी कि आपको और ज्यादा जोरदार तरीके से इस बात को उठाना चाहिए? अच्छी बात है, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में हो सकता है कि हमारे पास थोड़ी सी लिमिटेड बातें हो, थोड़ी सी लिमिटेड डिप्लोमेटिक फ्रंट्स हो जिस पर हम वहां मुदाखलत कर पा रहे हैं, लेकिन वहां से जो लोग यहां पर आ रहे हैं, कम से कम इस पर तो आप प्रेशर बना सकते हैं कि आप ही की गवर्नमेंट बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हम बढ़ाते, यहां भी बढ़ाते हैं, और आसाम में जो समस्या है वहां भी बढ़ाते हैं। ठीक है, हम पूरे देश की समस्याएं उठा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे एक छोटे से ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से लौटते हैं और फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन शायद विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ नहीं रहेंगे, उन्हें कहीं और जाना है। विजय शंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक से लौटते हैं और फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। बात पाकिस्तान की कर रहे हैं कि वहां पर अकलियत के क्या हालात हैं और क्यों बार बार जुल्म और सितम की कहानी वहां से आती है, और उसका साथ साथ जिक्र हिंदुस्तान का भी कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में क्या कुछ हालात हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है और अशोक गोयल साहब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी से, मौजूदा हुकूमत से उम्मीदें भी बहुत हैं उस पर जवाब, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान की अकलियत पे और जो पाकिस्तान में हालात हैं उस पर रिएक्शन में चाहता हूं कि किस तरीके से मौजूदा गवर्नमेंट अपना रोल अदा कर सकती है उनके लिए जो वहां पर है पाकिस्तान में। नहीं, देखिए, जो अभी टीकू जी ने कहा, मैं इनके पेन को समझता हूं कश्मीरी पंडित की, क्योंकि पिछले 70 वर्षों में जो पेन कश्मीरी पंडित ने इस देश के अंदर झेला है वो बहुत ही पेनफुल है। किस तरह से घर से बाहर निकाला गया। आज दिल्ली में कश्मीरी पंडित भी टेंट में रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कमिटेड है और एक
प्लान अनाउंस भी किया है। लेकिन क्या है कि पिछले 3 सालों में जिस तरह से कश्मीर के हालत बिगड़े हुए थे श्रीनगर के, आज आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी वहां पर न्यूट्रलाइज किए हैं। सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि वहां पर अमन चैन हो, बहाली हो, और उसके बाद वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी की जो मिलीजुली वहां पर सरकार है पीडीपी के साथ, पहली बार वहां पर एक स्कीम भी अनाउंस की है। उसको अमली जामा सही कह रहे हैं कि अभी नहीं पहनाया गया है, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले टाइम पे जो कश्मीरी पंडित का जो आत्म सम्मान है उसको रिस्टोर किया जाएगा, और वहां पर उनके लिए एक अलग से एक कॉलोनी बनाने का काम, वहां पर रहने के लिए उसके पैसे देने का भी काम, एम्प्लॉयमेंट देने का भी काम पूरा। ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि बातें जो है ना, ऐसी ही बातें पिछली गवर्नमेंट्स भी करती रही हैं, कभी नकारा नहीं है, और वो भी पुरअहद नजर आई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही बातें रह जाएंगी और हवा हवाई हो जाएंगी। देखिए सौद साहब, मैं आपको इसमें वही एक बात कहना चाह रहा हूं कि पिछले 1-1.5 साल में जिस तरह से वहां पर आर्मी को फ्री हैंड दिया गया, और उधर साथ ही साथ अमन चैन की बात हुई, वहां पर आप देखिए कि जो फुटबॉल यही पर फोकस हो गई है। मैं आपको नहीं बड़ा चेंज है। आप देखिए ना, जो लड़की पत्थरबाजों की पोस्टर बॉय थी, वो आज फुटबॉल खेल रही है वहां पर। माजिद जो वहां पर उनका पोस्टर बॉय था, पत्थरबाज आतंकवादियों का हाथ में गन थी, आज वो वापस में। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस सरकार ने श्रीनगर और कश्मीर में काफी हालात को पिछले 1 साल में ठीक किया है। और जो, क्योंकि अगर आप देखिए, जब दरअसल देखिए बातें दरअसल कश्मीरी पंडितों की और फिर पाकिस्तान से आए हुए तमाम जो पनाह गुज़ीन हैं पाकिस्तानी हिंदुओं की, इसलिए उठ रही कि जब हम सवाल पाकिस्तान पर उठाते हैं तो ये भी चीजें फौरन साथ में कोरिलेट कर जाती हैं। नहीं देखिए, मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान को आप कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तरफ 15 से 2% और यहां पर हम 5 से 17% पहुंच गए। तो आप इसको बिल्कुल दोनों को कंपेयर किसी तरह से भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान जिहादी पैदा करता है, टेररिस्ट पैदा करता है। जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जो अकलियत है, जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, जो हिंदुस्तानी हुकूमत से भी कुछ उम्मीद लगा बैठे, उनके लिए क्या किरदार निभा सकते हैं? बिल्कुल देखिए, पिछले 3.5 वर्षों में जिस तरह से इस सरकार ने काम किया है, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, मनीला हो, जहां पर भी हिंदुस्तानी संकट में आए हैं, ये सरकार वहां पर काम करती है। मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरह से अभी पाकिस्तान के ही हैं, इसलिए क्या हरकत में नहीं आ रही है? नहीं, पाकिस्तान में भी अभी मैंने कहा ना कि पिछले 2 सालों में जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल फोरम में हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो प्रवक्ता है, जिस तरह से वो आइसोलेट कर रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान के ऊपर दबाव है। पाकिस्तान की असेंबली में पिछले 2 वर्षों से वो बिल भी वहां पर फोर्स कन्वर्जन के ऊपर है, वो बिल भी वहां पर अभी उनमें कितनी सच्चाई आप देखते हैं? और क्या शहरियत के हिसाब से तो ठीक है, अपनी बात कर सकते हैं, हिंदुस्तान अपनी बात कर सकता है, लेकिन वहां पर मजहब के एतबार से क्या मुदाखलत कर सकता है हिंदुस्तान? सीधे पाकिस्तान से या फिर अक़वाम मुत्तहिदा में? देखिए सऊद, इस बात को समझना चाहिए कि अक़लियत और अक्सरियत के सिवा भी कोई फर्द भी अगर हम लेते हैं तो हर फर्द अपनी जुदागाना शनाख्त को बाकी रखने के लिए जद्दोजहद करता है और आवाज़ बुलंद करता है। मैं इख्तिसार के साथ आपको बताऊं, गोयल साहब, मुझको इत्तफाक करना पड़ेगा, हिंदुस्तान में सिख अक़लियत को जब ये लगा, जब हिंदुस्तान के एक बड़े संगठन ने बार बार कहा कि नहीं आप हमारा हिस्सा हो, उस संगठन ने, अकाल तख्त ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर दिया। यहाँ तक कि अपने लिबास को, अलग अलग चीज़ों को उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए होगा, ये हम नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की खूबी और कमाल ये जो गोयल साहब कह रहे, सच बात कह रहे हैं कि यहाँ लोगों का दिल बड़ा है एक दूसरे के लिए। इसलिए अगर अखलाक की बात हो, अफरोजुल की बात हो, तो मुसलमान नहीं, हिंदू भी सामने खड़ा होता है। पाकिस्तान वो माशरा बन नहीं पाया कि जहां पर हिंदुओं के साथ इस तरीके के वाकयात हुए, सिखों के साथ वाकयात हुए, शियों के साथ वाकयात हो या ईसाइयों के साथ वाकया हो, कोई वहां का संगठन, कोई तंजीम, कोई नहीं तो आके पाकिस्तान के हालात हो गए, लेकिन हिंदुस्तानी हुकूमत के किरदार अब हिंदुस्तान में गोयल साहब से इत्तेफाक नहीं करता। जो टिक्कू साहब ने कहा मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। 4 साल इस हुकूमत को होने जा रहे हैं। पिछली सरकार को अगर आप देखिए, मैं उस सरकार का तर्जुमान नहीं हूं, लेकिन 10 सालों में मनमोहन सिंह ने एक भी दफा पाकिस्तान का सफर नहीं करा। उसके अलावा हम जब ये हुकूमत आई थी और पूरे इंतखाबी उसके अंदर पाकिस्तान की जो करतूत है, नरेंद्र मोदी साहब ने उसको आलमी सतह पर उजागर किया। लेकिन क्या वजह है, 4 साल में जो मोस्ट फेवरेट कंट्री है, हमने वो दर्जा वापस नहीं लिया, मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा नहीं लिया। हाँ, आज भी वो हमारे लिए मोस्ट फेवरेट नेशन है। दूसरी चीज, सिफारती ताल्लुकात हमने खत्म नहीं किए। तीसरी अहम तरीन चीज, इतने दिन हो गए हैं, अभी तक हमारे हाई कमिश्नर जो इस्लामाबाद में, ना तो उसने कोई समन किया, ना ही हमने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मजहब के एतबार से वहां
वहां के अकलियती तबके पर अगर जुल्म कोई होता है तो क्या हिंदुस्तान मुदाखलत कर सकता है सिर्फ इसलिए कि यहां पर हिंदू रहते हैं? देखिए, मजहब के बिना पर। देखिए, अगर हिंदुस्तानी अखलाक के ऊपर पाकिस्तान को करता है तो हम उसको इजाजत नहीं दे सकते। ये हमारा अंदरूनी मामला है। लेकिन सिफारती सतह पर सकता है कि अपने दम पर चुनाव लड़े। सिफारती हम नहीं कह सकते। नहीं, सिफारती सतह पर हमको पाकिस्तान की में हो रही अक़लियती मजालिम को आलमी सतह पर उजागर करना होगा। दूसरे, हुकूमत को भी अपने इकबाल को बुलंद रखने के लिए, क्या कश्मीरी पंडित हों या ईस्टर्न पाकिस्तान से आए हुए लोग हों, उनके मेरा एक ही मुतालबा है कि आप कम अज कम उन जो पाकिस्तानी मुहाजिरीन के साथ हुआ है वहां पर आप कम से कम कदम आगे बढ़ाइए और हुकूमत को पार्लियामेंट के इसी सेशन के अंदर ईस्टर्न पाकिस्तान और पीओके से आए हुए लोगों को हक राय दहनगी यानी वोट देने का हक दे देना चाहिए। वो तो आपने यहाँ के जो तमाम पनाह गुज़ीन हैं उनकी बात कर दी, लेकिन वहां पर जो अक़लियती तबका है उसको आलमी सतह पर उठाना पड़ेगा। आलमी सतह पर उठाना पड़ेगा। अशोक गोयल साहब, देखिए, दहलवी साहब ने 2-3 बातें की। पहली बात उन्होंने कहा कि मोदी जी पाकिस्तान चले गए और पिछले मनमोहन सिंह जी 10 वर्षों तक नहीं गए। देखिए, मोदी जी ने जब पहले दिन जब वो प्रधानमंत्री की उनकी घोषणा हुई तो उन्होंने प्रधानमंत्री को यहाँ पर भी बुलाया, वहां पर भी गए। देखिए, जब आप पहले बेटर रिलेशनशिप के लिए कि उन्होंने प्रयास किया तो उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने कोशिश की कि जो हमारा नेबर है अगर प्यार से वो समझता है तो उसको समझना चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर वो नहीं समझा तो आज आप देखिए कि बहुत चेंज है। सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार इस सरकार ने की। फेवर्ड नेशन सर, नहीं, मैं बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेप हो सकता है। मैं यही कह रहा हूं, इस सरकार के अंदर आप देखिए, नहीं, इतना कहना चाहता हूं। दूसरा, मैं आज कह रहा हूं कि आज आर्मी जिस तरह से वहां पर काम कर रही है, बहुत अच्छी बात। पाकिस्तान की जो बॉर्डर के ऊपर जो फोर्सेज है पहली बार वहां पर व्हाइट फ्लैग यूज कर रही है। पहले ये काम हिंदुस्तान की आर्मी करती थी, लेकिन आज इस देश को आपने सॉफ्ट स्टेट से एक हार्ड स्टेट बनाया है कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हमारी सुरक्षा पे। और आखिर मोस्ट फेवर्ड नेशन वही मैं कह रहा हूं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं सर कि क्या ये है नहीं ऐसा कि आपकी 10 सर्जिकल स्ट्राइक के बराबर एक स्ट्राइक होगा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे को खत्म कर दिया जाए और तिजारती लेवल पर वो शायद एकदम किनारे हो जाएगा और मईशत में भी कमजोर हो जाएगा, यानी कि इकोनॉमिकल वे में भी बहुत कमजोर होगा। 10 सर्जिकल स्ट्राइक के बराबर होगा। नहीं, देखिए, सरकार एक नीति के तहत काम करती है। सरकारी जो हमारी फॉरेन नीति है उसके हिसाब से निश्चित रूप से जो हार्ड कदम इस सरकार ने लिए वो काबिले तारीफ है। और आने वाले टाइम में जो भी स्टेप इस सरकार को लेने निश्चित रूप से। टिक्कू साहब, देखिए, डिप्लोमेटिक स्टेप्स की बात होती है तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा क्यों दिया गया, ये बार बार सवाल उठते हैं। और बात कहती है गवर्नमेंट मौजूदा, जैसा कि अशोक जी भी कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक किया हमने, बहुत हार्श अपनी रिएक्शंस दिए। नहीं, जो आतंक आज वहां पर आप देखिए कि जिस तरह से आर्मी वहां पर काम कर रही है, जिस तरह से आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, आप ये सरकार की नीति के कारण ही तो हो रहा है। आज वहां पर आतंकवादी मेन स्ट्रीम में वापस आ रहे हैं, तो ये एक चेंज है। उसी पर रिएक्शन ले रहा हूं सर। टिक्कू साहब, अगर ये बातें कही जाती हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात कही जाती है और ये गवर्नमेंट कहती है कि हमने बहुत सख्त कदम उठाए और बहुत चीजें ठीक हो रही हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं है? एक डिफेंस एक्सपर्ट के नाते मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर आप एक डिप्लोमेटिक स्टेप उठाते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म करते हैं, तो आपकी 10 सर्जिकल स्ट्राइक के बराबर वो एक स्ट्राइक होगी। नहीं, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का डेफिनेशन मालूम नहीं है। मोस्ट फेवर्ड नेशन एक बहुत ही मामूली डिप्लोमेटिक एक रिलेशनशिप होती है और इसका ज्यादा नहीं बिल्कुल हमारा ट्रेड पाकिस्तान के साथ बहुत ही कम है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये एक थ्योरेटिकल प्रपोजिशन है। आप किसी साफिर से या किसी डिप्लोमेट से इसके विषय में बात कर सकते हैं, इसका कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, पाकिस्तान को आप छोड़ दीजिए, आप अपने देश में जो आपने करना है उसको क्यों नहीं करते? आप देखिए, जम्मू इलाके में पाकिस्तान से आए हुए, पाकिस्तान का नाम दिया है उनको, पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी, 4.5 लाख शरणार्थी जो इंडिपेंडेंस के 48 वॉर के और 65 वॉर के शरणार्थी है वहां पर। आज भी उनको वोट देने का हक नहीं है। बिल्कुल, वो पार्लियामेंट में वोट दे सकते हैं लेकिन स्टेट असेंबली में वोट नहीं दे सकते। उनको वहां पर नौकरियां नहीं मिलती है, उनको राशन कार्ड नहीं मिलता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है आप बताइए? पार्लियामेंट में वो वोट दे सकते
सकते हैं, पार्लियामेंट में वो वोट दे सकते हैं, लेकिन स्टेट असेंबली में वोट नहीं दे सकते। और इनकी अपनी सरकार है वहां पर आजकल, तो क्यों नहीं हो सकता ये? पर्सनल पेन इसमें तो पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है होने के नाते भी वो बात कर रहे हैं। हालांकि बात जो है हिंदुस्तान की, और हम उसको, और इसको तो पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं, तो हमने अपने देश में करना है। आपको एक ऑर्डिनेंस, कश्मीरी पंडितों को छोड़ दीजिए, आप उनको नहीं ले सकते कश्मीर, लेकिन ये तो जम्मू इलाके में बस रहे हैं आप। मैं रिएक्शन ले लेता हूं सर, अशोक। नहीं देखिए, जो मैं वही आपको कह रहा हूं, जो टिक्कू साहब जो कह रहे हैं, आज जो हमारी पाकिस्तान जो एक्सेसिस कर रहा है उस पर हमारी डिबेट थी, लेकिन जो टिक्कू साहब ने कहा, मैं वही बात आपको कह रहा हूं कि जो कश्मीरी पंडित होने के नाते जो उनका पेन है, सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी उनके साथ खड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, और उस पे लगातार काम भी कर रही है। ऐसा ही नहीं है कि कथनी और करनी में फर्क है। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक माहौल बनाने की जरूरत होती है। पिछले 3.5 वर्षों में पहला जो 1-1.5 साल कोशिश की पाकिस्तान के साथ के उनके साथ हमारा जो रिश्ता है वो ठीक हो और उस रिश्ते के कारण वहां पर काम हो, लेकिन जब पाकिस्तान को समझ नहीं आया तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक सर काटेंगे तो 10 काट के लाएंगे, आज जो भारत सरकार की जो नीति है वो बिल्कुल, आज आप देखेंगे कि पिछले 1 वर्षों में सबसे ज्यादा आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया है। ठीक बात है कि ये चीजें ज्यादा वहां पर माहौल में आपस में कोरिलेट कर जाती हैं, इसलिए बार बार जो है कश्मीरी पंडितों का और फिर वहां के पनाह गुज़रों की भी बात उठ रही है। लेकिन हिंदुस्तानी किरदार की बात भी कह रहे हैं। अभी देखिए देहलवी साहब कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में जाइए, यूएन में जाइए, वहां पर भी आप पुरजोर तरीके से अपनी बात रखिए। वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं जो भी जुल्म सितम हो रहे हैं अक़लियत के ऊपर पाकिस्तान में, उसकी बात उठा रहा है हिंदुस्तान। मैं यही कह रहा हूं कि पिछले 70 सालों में अगर कोई सरकार यूएन में जाकर पाकिस्तान को नंगा किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सुषमा स्वराज जी जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से दहशतगर्दी और टेररिस्टान तक उन्होंने अभी अपनी बातचीत में कहा है और उसको बिल्कुल आइसोलेट करने की कोशिश की है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो काम पिछले 3.5 वर्षों में सरकार ने किया है, पाकिस्तान को अलग करने का, पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवादियों को पनाह देता है, पाकिस्तान सर वो दूसरे प्रोस्पेक्टिव में बात कही गई थी। ह्यूमन राइट वायलेशन बलूचिस्तान के लिए, सिंध के लिए, सिंध के लिए और दूसरों के लिए भी जिस तरह से वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन है। सुषमा जी स्वराज जी ने कहा कि ये पाकिस्तान हमें लेक्चर देना बंद करे, पहले अपने अंदर झांक कर देखे कि वहां पर उन्होंने क्या स्थिति की है। हम जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं यूनाइटेड नेशन से वो मिसप्लेस्ड हैं। हिंदुस्तान ने पहले अपने हाथ जला दिए कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशन में लेकर, और अभी तक हम भुगत रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के आपने देखा अभी क्या हुआ ट्रंप की स्टेटमेंट में। यूनाइटेड नेशन से कुछ नहीं निकलने वाला, ये बायलैटरल मसला है। लेकिन डिप्लोमेटिक वे में तो हम उधर जा सकते हैं। डिप्लोमेटिक वे पर कर जा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन के पास कोई ताकत नहीं है किसी भी देश को, एक अलग बात है, लेकिन एक फोरम तो है। देहलवी साहब, मैं फाइनल रिएक्शन आपसे चाह रहा हूं। जो तमाम बातें हो रही हैं इसका जिस्ट मैं चाहूं तो अगर आप क्या देखते हैं, क्या मौजूदा गवर्नमेंट या फिर वहां पर जो अक़लियतों की ऊपर जुल्म है उसकी बात करने वाला कोई है? देखिए, सिफारती ताकत बहुत शॉर्ट में, बिल्कुल सिफारती ताकत बहुत होती है। सिफारती ताकत ये कि शिमला हो, ताशकंद हो या उसके बाद लाहौर आलामिया हो, सिफारत में बहुत ताकत होती है। हम इस सरकार से भी उम्मीद रखते हैं, जैसे अभी हमारे अग्रवाल ने कहा, गोयल साहब ने, भाई बलोचिस्तान का मुद्दा हम 15 अगस्त की तकरीर में हमने करा, लेकिन क्या बाद में सरकार, मैं नरेंद्र मोदी जी को नहीं कह रहा, क्या सरकार ये सिफारती सतह पे हमने उस मुद्दे को उठाया? नहीं उठा पाए। नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं, 10 दिन पहले भी के मुद्दे। और दूसरा मुद्दा है पाकिस्तानी अक़लियतों के ताल्लुक से जरूरत इस बात की है कि हमारी वजारत ख़ारिजा पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को समन करे और उनके साथ। लेकिन मैं सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूं कि इस सरकार ने पहले के कंपैरिजन में इस मुद्दे पर काम किया या नहीं किया? यहां पर सर आपको रिप्लाई मिल गया कि काम कर रही है और पुराहित नजर आ रही है। आपने ये बात कही और तमाम पैनलिस्ट भी ये बात कह रहे हैं। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना तो तय है, कम से कम इस बातचीत में भी ये साफ हो रहा है कि पाकिस्तान में जुल्म सितम हो रहे हैं और तमाम तरह की रिपोर्ट्स भी इसको जाहिर करती हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हिंदुस्तान भी इसको लेकर के आवाज बुलंद करे। कम से कम आलमी सतह पर पाकिस्तान को इस पर दबाव डाल सकता है हिंदुस्तान और वहां के अक़लियती तबके का साथ दे सकता है हिंदुस्तान। आज का मुद्दा में बस इतना ही।